evening, everyone. I am Ankita Gandhi, and I'll be your civil law. I'll be taking some of the subjects. Today we will be dealing about jurisdiction, section 9 of CPC. पहले मैं आपको jurisdiction का मतलब बताऊंगी कि वो क्या होता है. अगर हम बोले किसी चीज का गेटवे है, ये हमारा सिविल पूरा लॉ का jurisdiction is the gateway, right? तो एक लाइन बहुत अच्छी यूज होती है. हम जब लेक्चर्स अपने करेंगे भी फ्यूचर में भी, हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, अगर आप जुडिशरी के लिए अपेयर कर रहे हैं, कि आंसर राइटिंग में हमें अपनी ऐसी लाइंस यूज करनी है कि आप अपना आंसर को इस तरह से स्टार्ट करो दैट एग्जामिनर उससे आपका इंप्रेस हो जाए. सो हमेशा जो फर्स्ट लाइन होती है किसी भी आंसर की, वो या तो आपका पर्पस होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर आया है तो वो क्यों आया है, किस पर्पस के लिए आया है. हर लॉ का एक पर्पस होता है. अगर आप उस पर्पस को एक्सेप्ट कर सकते हो, आपको पता लग जाता है एंड यू राइट द आंसर, राइट दैट थिंग, तो वो आपको बहुत एक एज देता है. सेकेंडली, आपको कुछ अच्छे अच्छे कोड्स भी यूज करने होते हैं जो कि दिल्ली एंड हरियाणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो हम धीरे धीरे करेंगे. तो जब हम सेक्शन 9 की बात करते हैं तो दैट इज द गेटवे ऑफ एंटायर सीपीसी. वाई गेटवे? क्योंकि अगर हमें कोई भी सिविल सूट फाइल करना है, फॉर एग्जाम्पल एसआरए का फाइल करना है, सेक्शन 5 रिकवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी 5, 6, ठीक है, तो आपको सूट फाइल करना है. अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहां जाओगे, कैसे जाओगे, आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना है, आपको सिविल कोर्ट में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? आप एंटर ही नहीं कर पाओगे तो एडजुडिकेट कैसे होगा? तो फर्स्ट थिंग इज कि जुरिस्डिक्शन. अब इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगी, तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जुरिस्डिक्शन हमें क्यों जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें कहां जाना है तो हम नहीं जा सकते. उसके बाद अगर हम देखें कि जुरिस्डिक्शन क्या कहीं डिफाइंड है, नो, ये कहीं डिफाइंड नहीं है. तो ये एक लैटिन टर्म है हमारा, जिसका मतलब होता है आई स्पीक बाय लॉ. आई स्पीक बाय लॉ मतलब कि लॉ बता रहा है कि आपको कहां जाना है और कहां नहीं जाना है. ये ऐसी अथॉरिटी है आपकी, सी द मीनिंग, ये कोर्ट की ऐसी अथॉरिटी है, कोर्ट की पावर है कि वो केसेस को एडजुडिकेट करके जस्टिस दे. तो अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं कि हम जुरिस्डिक्शन को हमें डिफाइन करना हो, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, इट इज अ पावर, इट इज दैट पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर द जस्टिस बाय एडजुडिकेटिंग द डिस्प्यूट्स. जो भी डिस्प्यूट होगा पार्टी का, उसको वो एडजुडिकेट करेंगे और वो जस्टिस देंगे. दैट इज व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन. अब बात यह आती है कि जुरिस्डिक्शन एंड कंसेंट. दो पार्टीज होती है, हमें पता है सिविल केसेस में, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, रिस्पोंडेंट, अपेलेंट. क्या वो आपस में रजामंदी करके, कंसेंट करके डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है हमारा जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट में होगा और इसमें नहीं होगा? आंसर्स एनी? नो, ऐसा नहीं कर सकते हो. आप कंसेंट, आप अपना आप कंसेंट करके आप नहीं कर सकते हो. हाँ, बट अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि 3 या 4 कोर्ट्स है, तो आप कर सकते हो. दैट यू विल नॉट गो देयर एंड यू कैन गो देयर. सो आप कंसेंट करके आप ये नहीं कर सकते दैट आप ये चीज छोड़ रहे हैं आप यहां जा सकते हो. ऑल्सो दैट विल वायलेट आर्टिकल सेक्शन 23 ऑफ एनीवन? यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट विल वायलेट सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल है. आप उसको ही वायलेट कर दोगे तो आपका वो जो आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी विशिट हो जाएंगी. देन दिस एक बहुत ही फेमस केस था, आपको पता भी अगर होगा, एयर एंटले वर्सेस आरएस नायक. इसी केस में चीज हेल्ड भी हुई थी कि यू कैन नॉट कंसेंट एंड चूज द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट. आप कोर्ट का जुरिस्डिक्शन खुद से नहीं चूज कर सकते हो. नाउ इट इज अ लैंडमार्क केस इफ यू डोंट नो, एयर एंटले वर्सेस आरएस नायक, राइट. अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन. लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, सी, अगर आपने किसी कोर्ट में एंटर किया है और उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उसको एडजुडिकेट करने का, तो क्या वो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो वैलिड होगा कि नहीं? वेट, हर केस में, हर केस में अगर हम एक ब्रॉडली तरह से देखें, अभी मैं काइंड्स भी डील करूंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तो जुरिस्डिक्शन हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट मैटर, राइट, पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल, राइट. सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी, टेरिटोरियल. तो तीनों केस में क्या ये वॉइड हो जाएगा? कैन आई नो योर आंसर और योर व्यूज ऑन दिस? अच्छा, ठीक है, आप बताएं.
पेक्यूनरी टेरिटोरियल में सी आई टेल यू, देखो टेरिटोरियल का आपने थोड़ा सा आई थिंक एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि आप ट्रांसफर कर सकते हो इन केस की जुरिस्डिक्शन नहीं था, आप आगे जाके आंसर कर सकते हो। पहली बात तो हम हमेशा ये प्रिज्यूम करते हैं कि जिस कोर्ट के पास गया है उसके पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अगर ये प्रूफ करना है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास जाएगा, उसी पार्टी के पास जो ये चीज को क्लेम कर रहे हैं। और ऐसी डिक्री जो पास होती है विदाउट जुरिस्डिक्शन उसको हम बोलते हैं कोरम नॉन जुडाइस। यस, वेरी गुड, कोरम नॉन जुडाइस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट मैटर में सिर्फ वॉइड होगा, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में वॉइड होगा, ना ही पेक्यूनरी में होगा और ना ही टेरिटोरियल में होगा। वाई? क्योंकि यहां पे जो डिक्री होगी वो इरेगुलर होगी। इरेगुलर का मतलब इट इज केपेबल टू बी, हाँ वो रेगुलर बन सकती है। जैसे कि मुस्लिम लॉ में वॉइडेबल मैरिज होती है या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं वॉइडेबल, तो उसका मतलब क्या होता है कि एनीथिंग व्हिच इज वॉइडेबल इज समथिंग व्हिच कैन बी मेड वैलिड, कैन बी मेड वैलिड, वो वॉइड भी हो सकता है बट वैलिड बन सकता है, वॉइड चीज वैलिड नहीं बन सकती, ठीक है। तो इस केस में अगर हम पेक्यूनरी और टेरिटोरियल की बात करते हैं तो यहां तो आपकी डिग्री इरेगुलर होगी, नॉट वॉइड। वॉइड किसमें होगी, सब्जेक्ट मैटर। अब फैमिली का केस है, फैमिली कोर्ट का केस है, आप चले गए इंसॉल्वेंसी कोर्ट में तो वो नहीं कर सकते इसको एडजुडिकेट, तो इसीलिए ये वॉइड हो जाएगी। बट अगर पेक्यूनरी, पेक्यूनरी हम एसेंस देखते हैं हमारा, अगर हम रिलेट करें सेक्शन 6 में रेड विद सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी। पेक्यूनरी मतलब जब हम वैल्यू कैसे काउंट करते हैं कि कौन से कोर्ट में जाएगा कौन से कोर्ट में नहीं जाएगा, जो उसका सब्जेक्ट मैटर होता है, जो प्लेंट में सब्जेक्ट मैटर है उसके अनुसार हम देखते हैं कि वो किस कोर्ट में जाएगा और किस कोर्ट में वो नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट इज पेक्यूनरी, दैट इज व्हाट इज पेक्यूनरी। सो अब उस केस में क्या होगा, पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल के केस में इट विल बी अ ओनली इरेगुलर डिग्री। आपके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था, आपको फाइल करना था फॉर एग्जांपल नोएडा कोर्ट में, आपको फाइल करना था फॉर एग्जांपल नोएडा कोर्ट में, बट आपने फाइल कर दिया स्टेट द्वारका कोर्ट में, तो यू हैव एन ऑप्शन ना कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 25, 24, 25, 23 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर का ऑप्शन है हमारे पास। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, विड्रॉ, विड्रॉ का ऑप्शन है, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, अगर जुरिस्डिक्शन का लैक है तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वी हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल। फर्स्ट इज योर ट्रांसफर, नेक्स्ट विड्रॉ। विड्रॉ आप कहां पे कर सकते हो, ऑर्डर 23, we always have to write in the new that Roman words 23 में आप विड्रॉ मतलब वापस ले लेना। थर्ड ऑप्शन इज योर, अगर वो प्लेंट की स्टेज पे है देन रिटर्न ऑफ प्लेंट, कोर्ट क्या कर सकता है, उस प्लेंट को रिटर्न कर सकता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 10, ठीक है। तो दीज आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू अस जब हमारे पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है। एंड दिस एंटायर डिस्कशन वाज डन अंडर किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान कि only in the case of subject matter the decree will be void, but in the case of pecuniary and territorial it won't be void. Clear? Now if we come to the next point, how to determine किस कोर्ट के पास jurisdiction है, हमें कैसे पता लगेगा, कुछ पता होना चाहिए ना, कैसे पता लगेगा हमें, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस डिस्ट्रिक्ट को केसेस किस कोर्ट में जाएंगे, वो बात ठीक है, बट आप प्लेंट फाइल करते हो, हाँ आप व्हाट इज अ प्लेंट, व्हाट प्लेंट क्या है, प्लेंट इज अ डॉक्यूमेंट जो सूट स्टार्ट करता है, राइट। हाँ, जब आप प्लेंट फाइल करते हो तो पहले तो कोर्ट के पास नहीं जाता, बाहर क्या होता है आपका एक ऑफिस होता है, ठीक है, तो आप वहां पे डालते हो सबसे पहले, तो वहां में जब प्लेंट को पढ़ा जाता है वहां से आपको कोर्ट अलॉट होता है, तो जुरिस्डिक्शन तो प्लेंट से मिलेगी, रिटन स्टेटमेंट से कभी नहीं मिलेगी। आप जब प्लेंट में जितने भी आपकी कंडीशंस होंगी आप उन्हें पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि मैटर कौन सा है,
किस टेरिटरी में जाना चाहिए। ऑब्वियसली आप उस कोर्ट में जा रहे हो तो मतलब आप उस टेरिटरी के लिए जा रहे हो, अगर नहीं होगा तो आपको वहीं से वापस कर देंगे वो। फिर पेक्यूनरी कि किस कोर्ट के पास जाना है, फिर सब्जेक्ट मैटर फैमिली के पास जाना है या किसी और के पास जाना है। तो दिस इज व्हाट विल डिटरमाइन। अब ये भी बात हुई थी अब्दुल्ला वर्सेस वल्लप्पा में, that plaint is the basis to determine jurisdiction and not the written statement or any other document. So you can write these important cases कि consent का कहां पे held हुआ था, AR Antole versus नायक। फर्दर लैक है jurisdiction का तो किस में void होगा किस में void नहीं होगा वो कहां पे आएगा आपका, किरण सिंह versus चमन पासवान। एंड लास्टली हाउ टू डिटरमाइन इट, अब्दुल्ला वर्सेस कलप्पा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड करूं। तो काइंड ऑफ जुरिसडिक्शन ये तो बहुत इजी है, क्विकली विल डू। सिविल क्रिमिनल ये तो पता होगा आपको, सिविल क्रिमिनल। तो सिविल मतलब I have to do back, हाँ, सिविल मतलब जो सिविल मैटर्स आपके हो गए, क्रिमिनल मतलब जो क्राइम से रिलेटेड, सोसाइटी के अगेंस्ट आप कोई क्राइम कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्रिमिनल मैटर हो जाएंगे। ये चीज हो गई। टेरिटोरियल जगह जो आपने बताया कि स्टेट ने डिटरमाइन कर रखा है वो। पेक्यूनियरी मनी रिलेटेड। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर, हमारा मैटर क्या है, इंसॉल्वेंसी है, कंपनी लॉ है, क्या है। ओरिजिनल फर्स्ट इंस्टेंस। अपीलेट जो अपील में जाता है, सीपीसी में 2 अपील्स होती हैं, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। लास्टली कॉन्करेंट मतलब हाँ, एक ही टाइम पर 2 से ज्यादा कोर्ट्स आपके पास जुरिसडिक्शन हो, तो उसी पर क्या कर सकते हो, तब आप चूज कर सकते हो कि आपको यहां जाना है यहां जाना है। वैसे आप चूज नहीं करोगे, जहां पर है वहीं पर है, बट इन केस आपको नहीं, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल 3, 4, 5 कोर्ट्स अवेलेबल है, तो आप चूज कर सकते हो, आप कंसेंट कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज कॉन्करेंट। सेक्शन 9, हम सेक्शन 9 एक बार बेयर एक्ट में रीड भी कर लेते हैं। सी इसका जो मार्जिनल नोट है वो बोलता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अनलेस बार्ड, अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे हम बेयर एक्ट को इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि हमें बेयर एक्ट का हर शब्द पता हो, हर शब्द का मतलब पता हो। सेक्शन 9 का पर्पस क्या है, मैंने आपको भी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि पर्पस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां जाना है, हमें सिविल सूट एजुडिकेट करना है। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कहां जाएंगे तो हम कैसे एंटर करेंगे। सो इट इज व्हाट, इट इज गेटवे ऑफ एंटायर सिविल प्रोसीजर, सेक्शन 9। ऑल्सो आपने पढ़ा होगा ओबीजस, ओबीजस ईबी रेमेडी मतलब where there is right there is remedy। मेरा कोई राइट है वो वॉयलेट हो गया, कहां जाओगे, कोर्ट के पास। सिविल राइट है, वॉयलेट हो गया, कहां जाओगे, कोर्ट के पास। वो राइट कहां मिलता है आपको, सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में। दैट इज वाई इसका पर्पस इज दिस, इसका पर्पस इज दिस, इट इज रिलेटेड विद ओबीजस ईबी रेमेडियम। फर्दर अगर हम इसके बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, ओनिचन लैब लिमिटेड वर्सेस रानी देवी एंड अनदर, इस केस में ये चीज बताई गई थी कि जनरल प्रिजम्पशन हर चीज का यही होगा कि जिस कोर्ट के आप पास जा रहे हो उसके पास जुरिसडिक्शन है, उसके पास जुरिसडिक्शन है। अगर कोई चाहता है ये प्रूफ करना कि जुरिसडिक्शन नहीं है, तो जो ये चीज क्लेम कर रहा है, हम सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे जाते हैं, अगर 101 वो डिफाइन करता है बर्डन ऑफ प्रूफ पे, और 102 बोलता है ऑन होम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ठीक है, वो बताता है। तो जो वो चीज क्लेम कर रहा है तो उसी को प्रूफ करना है, उसी को प्रूफ करना है। 103 बताता है कि पर्टिकुलर फैक्ट कौन प्रूफ करेगा, वन हु क्लेम्स, वन हु क्लेम्स। तो यहां पे जो क्लेम कर रहा है वो क्या बोल रहा है कि इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं है, तो उसी को ही प्रूफ करना पड़ेगा। और वो प्रूफ कैसे करेगा, प्लेंट की कॉपी से ही प्रूफ करेगा कि यहाँ पे नहीं मिलना है, यहाँ पे जुरिसडिक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये टेरिटरी में नहीं आता है, या वो कहां आता है, तो उसको प्रूफ करना है। द वन हु रेजेस द ऑब्जेक्शन। इट वाज हेल्ड इन दिस केस ओनिचन लैब लिमिटेड वर्सेस रानी देवी एंड अनदर। फर्दर अगर हम इसी में चले बेयर एक्ट में, दैट द कोर्ट्स, कोर्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, सिविल कोर्ट, क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं ना,
तो सिविल कोड। शैल ना, हमें ना जब भी हम बेयर को इंटरप्रेट करते हैं तो शैल में को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। कहाँ पे मे है, कहाँ पे शैल है, पूरा के पूरा अर्थ बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है उसका। कहाँ पे मे है, कहाँ पे शैल है। यहाँ पे क्या है, शैल, मतलब हर सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ही है, मैंडेटरी। शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ना उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो सिविल नेचर यूज किया है, सिविल सूट्स ने यूज किया। इसका मतलब दोनों में कुछ डिफरेंस है। दे हैव यूज्ड द वर्ड सिविल नेचर एंड नॉट सिविल सूट्स। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे डिफरेंस। सो मीनिंग ऑफ शैल क्लियर है कि हाँ, हर सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा ही होगा। क्लियर, ठीक है। तो कंडीशंस, अब ये हमारे पास केस था, ये हमारा लैंडमार्क केस है, दिस इज अ लैंडमार्क केस। Most reverend PMA Metropolitan and other versus Moral Marthoma and another। यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 9 के कंडीशंस को इंटरप्रेट किया था। पहले उन्होंने यही बोला दैट द जुरिस्डिक्शन इज मैंडेटरी। दूसरा उन्होंने बोला कि जो सेक्शन 9 है इट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन नेचर। हाउ पॉजिटिव? क्योंकि वो बोल रहा है कि हर सिविल कोर्ट के पास पावर है टू एंटरटेन एनी सूट ऑफ सिविल नेचर। हर सिविल कोर्ट के पास पावर है टू एंटरटेन एनी केस ऑफ एनी सूट ऑफ सिविल नेचर। तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि एक्सपैंड कर रहा है, ये चीज एक्सपैंड कर रहा है कि बहुत पावर है, बहुत पावर है, तो एक्सपैंड कर रहा है। नेगेटिव कैसे है? जब हम इस सेक्शन का लेटर हाफ पढ़ते हैं, अनलेस और अनटिल द कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हो गया। कॉग्निजेंस एक्सप्रेसली बार्ड हो गया या इम्प्लाइडली। अब कैसे एक्सप्रेसली बार्ड होता है, कैसे इम्प्लाइडली होता है, वो भी पढ़ेंगे अभी हम। पहले स्टार्टिंग को क्लियर कर ले इसका। तो इस केस में जुरिस्डिक्शन को तो एक्सपैंड कर दिया। सिर्फ अगर सिविल सूट लिखा होता तो क्या होता, आपके पास राइट है कोई और वो आपका वायलेट हो गया, वो सिविल सूट हुआ। अब यहां पे रिलीजियस मैटर नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक राइट नहीं है आपका, ठीक है। अगर आपके पास कोई सिविल राइट है और वो वायलेट हो गया तो ही सिर्फ किस में आएगा ये, तो ही वो सिर्फ सिविल सूट बनेगा। बट यहाँ पे जो टर्म यूज है इट इज यूज ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना स्कोप एक्सपैंड कर रहा है। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल एक रीसेंट केस ले लेते हैं, कोई भी सबरीमाला केस ले लेते हैं। सबरीमाला में क्या इशू था, इक्वालिटी का तो इशू था ही था, ये भी था कि विमेन वर प्रोहिबिटेड, कि वो नहीं एंटर कर सकती है, ठीक है, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस वो नहीं एंटर कर सकती है। अब यहाँ पे ये चीज अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि सिविल राइट के हिसाब से, यहाँ पे वो कौन सा राइट वायलेट हुआ, आर्टिकल 25, 26, यही राइट ना, राइट ऑफ रिलीजन के यही राइट्स है, तो ये तो रिलीजियस मैटर हो गया, तो ये फिर सिविल सूट नहीं बनना चाहिए था। इट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। क्यों? क्योंकि आपका एक सिविल राइट तो है यहाँ पे बट वो लोअर साइड पे है। मेजर डोमिनेंट क्या है यहाँ पे, रिलीजियस राइट है। इट इज सूट ऑफ अ सिविल नेचर। और सिविल सूट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो जहां पे प्योरली सिविल राइट्स हैं आपके, प्योरली सिविल राइट्स। तो अगर प्योरली सिविल राइट होगा तो वहां पे रिलीजियस मैटर नहीं आएगा, पॉलिटिकल मैटर नहीं आएगा। अब और अयोध्या केस देखते हैं, था तो मैटर राम जन्मभूमि का, तो ये रिलीजियस मैटर हो गया, बट यहाँ पे क्या इन्वॉल्व था, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व था, तो ये भी साथ में रिलीजियस मैटर भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो इट बिकम्स अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। एक हम उसका देखते हैं जम्मू कश्मीर का, भूरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। वहां पे क्या था, जैसे एक पुजारी होते हैं, पुजारी का जो पोस्ट होता है हेरिडिटी है कि नहीं है, मतलब जब वो मर जाएंगे तो उनके बेटे पुजारी बन जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे तो उनके बेटे बन जाएंगे, तो क्या ये हेरिडिटी चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी। रिलीजियस मैटर नहीं है, रिलीजन का मैटर है, वो अपना उनका बोर्ड है, अपना उनका वो है। वो कैसे आ सकता है सेक्शन 9 में, क्योंकि सेक्शन 9 इंक्लूड्स द वर्ड सूट ऑफ सिविल नेचर, चाहे रिलीजियस मैटर भी हो, बट अगर आपका उसमें हल्का सा भी कोई राइट इन्वॉल्व है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, और साथ में सिविल भी हो, तो डोमिनेंट साइड पे चाहे रिलीजियस हो चाहे सिविल हो, डजंट मैटर। अगर सिर्फ और सिर्फ सिविल सूट होता तो यहाँ पे ये मैटर्स ना आ पाते, सबरीमाला ना आ पाता, अयोध्या ना आ पाता, और आपका भूरीनाथ ना आ पाता। तो इन्होंने तभी तो बोला क्या है मोस्ट रेवरेंट केस में कि सेक्शन 9 क्या कर रहा है, अपनी लैंग्वेज से एक्सपैंड कर रहा है,
आपको अपने आंसर्स में ये जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है। वो वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, दिस इज समथिंग पॉजिटिव जब वो एक्सपैंड कर रहा है। और नेगेटिव कैसे हुआ, अनलेस और अनटिल द कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अब वो बार्ड कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो मैं आपको ये समझाया सूट्स ऑफ सिविल नेचर में इसका मतलब, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट भी किया मैंने आपको विद द सिविल सूट्स। वी डिड दिस केस आल्सो, बुरीनाथ वर्सेस जम्मू कश्मीर। इसमें हेरिडिटी थी उसका जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, तो जो वहां पे पुजारी बैठते हैं कि क्या उनके मरने के बाद वो जो उनकी सीट है वो हेरिडिटरी है कि नहीं है। तो ये सेक्शन 9 में कैसे आया, क्योंकि ये तो रिलीजियस मैटर है। ये इसलिए है क्योंकि मैटर डोमिनेंट साइड पे तो रिलीजियस है, बट साथ में सिविल राइट भी है, तो चाहे दोनों हो जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे सेक्शन 9 में तो सिविल नेचर वर्ड यूज्ड है, सिविल सूट यूज नहीं है, तो प्योर सिविल राइट की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। दैट दिस इज व्हाट बुरीनाथ वर्सेस जम्मू कश्मीर। सबरीमाला केस देखें तो उसमें भी आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इन्वॉल्व थे, रिलीजन, साथ में आपका सिविल राइट भी था। तो मेजर साइड का था रिलीजियस राइट, डोमिनेंट वाज रिलीजियस, लेकिन क्योंकि साथ में एक सिविल राइट भी है आपका इसमें, सो इट फेल अंडर सूट्स ऑफ सिविल नेचर, सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अयोध्या केस सेम थिंग। तो यही चीज इसमें हेल्ड हुई। और अगर हम एग्जांपल्स करें ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर एंड दो सूट्स व्हिच आर नॉट ऑफ सिविल नेचर, मैंने किसी को एक क्लब से थ्रो कर दिया, ठीक है, कि जैसे एक ग्रुप बनता है, मैंने कर दिया कि नाउ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ इट, सोशल ग्रुप कोई भी, तो क्या वो जा सकता है कि मुझे अपने ग्रुप में ले लो, कि क्या इसका सिविल सूट बन सकता है, एक्सपल्जन फ्रॉम अ ग्रुप बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या इसमें सिविल राइट वायलेट हुआ है। किसी को बाइकआउट करना, नहीं राइट तो नहीं कह सकते, वो मतलब ऐसे कोई हाँ, राइट तो कैसे क्लेम कर सकते हैं, वो तो कंसेंट होती है। वो तो बॉयकॉट किया, कोई सिविल राइट या कोई रिलीजियस राइट कुछ वायलेट हो रहा है इसमें। आप ये देखो ना, मैंने आपको समझाया इसको, नहीं, तो इसमें फिर वो सिविल नेचर सूट नहीं जा सकता, क्योंकि उसने बॉयकॉट कर दिया। इसमें क्या सिविल राइट वायलेट हुआ, नहीं हुआ ना। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, पता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उसका हो सकता है सिविल सूट फाइल। हाँ, देन आपने, इट वाज अ सोशल क्लब, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किया है आपने, तो आपका क्या राइट वायलेट हो रहा है बताओ। हाँ, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, एंड अगर वो SC/ST एक्ट के अंडर कुछ एक्ट आता है तो वो एक्ट भी वायलेट हो रहा है आपका, तो इन दैट वे इट कैन गो सेक्शन 9। तो क्रिमिनल चार्जेस आपके अलग होंगे। सी, अगर कोई भी जैसे डिफॉर्मेशन का मैटर होता है, ठीक है, डिफॉर्मेशन इज अ टॉट, इट इज अ क्राइम ऑल्सो, टॉट भी है क्राइम भी है, तो एक दूसरे को वो नहीं करता। आप टॉट भी फाइल कर सकते हो, आप क्रिमिनल ऑफेंस में भी जा सकते हो, बस आपको क्या करना होता है, अगर एक ही इश्यू पर एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे आप टॉट भी कर रहे हो और क्रिमिनल एक्शन भी ला रहे हो, तो जितना कंपनसेशन जो पहले एजुडिकेट हो जाता है, तो आपको वो इंटीमेट करना होता है, आपको बताना होता है कि टॉर्ट्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे, सिविल जो क्रिमिनल सूट्स हैं आपको फाइन भी देना पड़ता है, आपकी पनिशमेंट भी होती है, तो आपको सिर्फ कोर्ट को ये बताना होता है, ठीक है। कास्ट होगा, मैंने यहाँ पर सी क्या यूज किया था, क्लब, क्लब सोशल क्लब यूज किया। सोशल क्लब तो एक कोई भी हो जाता है ना, हमारा ग्रुप हो जाता है, आप वर्डिंग्स पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, वो ऑलरेडी है। एक मेजॉरिटी ऑफ क्लास ने हमारी क्लास की एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का बाइकआउट स्टार्ट कर दिया ड्यू टू एंड
हाँ, अगर आपने इट वॉज अ सोशल क्लब राइट, और अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो कास्टिज्म की. दिस इज व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ आर्टिकल 14. No person, article 14 is equality. 15, there shall be no discrimination on the basis of religion, race, caste. Caste is used there. Caste is used. आर्टिकल 14 15 आ गया. 15 आ गया तो आप क्यों नहीं जा सकते आर्टिकल ये सेक्शन 9 में? बिल्कुल जा सकते हो आप, चाहे वो रिलीजियस मैटर हो चाहे वो जो भी मैटर हो. तो वहां पे आपका सिविल सूट लाई करेगा. ये एक सोशल क्लब है, जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं, हमें फ्रेंड का ग्रुप बना रहे हैं, आपने किसी को, एंड ये इट हैपेंस आल्सो एंड दिस क्वेश्चन कम्स आल्सो. Section 14, violation of Section 14 doesn't mean that we only go to the civil court. In case of violation of Section 14, we can go to the criminal court. Untouchability Act. हाँ, SC ST Act. You can go. If the matter lies for the civil suit, तो आप सिविल सूट पे जाओगे. वो तो डिपेंड करेगा ऑन द फैक्ट्स ना, कि आपने SC ST Act वायलेट किया है. प्योरली क्या बोले, एक्सप्रेशन फ्रॉम कास्ट, क्रिमिनल है या सिविल? Civil nature. Your right to be in that caste has been violated. Article 14 of the Constitution will provide you another remedy of it. क्योंकि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में 226, राइट. सो इट इज एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट वाज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ये तो हमारा प्योरली स्टैट्यूटरी है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. अगर आपने इसको वायलेट कर रहे हो, आप अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे, कहां जाओगे? रेमेडी क्या होगी? सेक्शन 9 की. ठीक है. उसके बाद राइट टू वोट वायलेट हो रहा है, तो आप कहां जाओगे? सिविल सूट के लिए. तो आपको समझ में आएगी सिविल सूट में आप कब कब जा सकते हो और कब कब नहीं जा सकते. ठीक है. एक बार हम बेयर एक्ट का ये पढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन 1. A suit in which the right to property or office is contested is a suit of civil nature. Notwithstanding that, such right may depend entirely on the questions as to religious rights or ceremonies. चाहे वो प्योरली रिलीजियस हो, ठीक है, प्योरली रिलीजियस हो, बट उसमें अगर हल्का सा भी क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी का आ जाता है, तो वो क्या बन जाएगा आपका? सूट ऑफ सिविल नेचर. तो ये एक्सप्लेनेशन उसी को ही ऐड करता है. एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो मेन सेक्शन को ही इंटरप्रेट करते हैं. फाइन. तो ये स्लाइड आपकी कंप्लीट होती है. नेक्स्ट, कांग्रेस नॉट बार्ड. तो जैसे मैं आपको बताया मोरथम्मा केस में, एक था आपका पॉजिटिव, एक था आपका नेगेटिव. पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव थिंग वाज दैट कि it expands the jurisdiction. And what is a negative thing? Negative thing is that the Congress is not expressly or impliedly part. मतलब अगर कोई भी स्टैट्यूट आपके पास ऐसा है जो ये बोल रहा है कि आप यहां नहीं जाओगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि कंपनी लॉ के केसेस है, ठीक है. अब कंपनी लॉ के लिए आपने पढ़ा होगा ना, सब लाइव लॉ भी फॉलो करते होंगे, देखते भी होंगे, NCLT एंड एप्लेट NCALT. तो क्या आप नॉर्मल कोर्ट्स जा रहे हो? अब नहीं. अब आप कहां जाते हो कंपनी लॉ के लिए? इसमें पर्टिकुलर. तो यहां पे क्या है? एक्सप्रेसली बार कर दिया. कैसे एक्सप्रेसली बार किया? हाँ, एक अलग चीज बना के एक्सप्रेसली. तो जनरली तो क्या था कि ऑल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन, शैल हैव जुरिसडिक्शन, तो था जुरिसडिक्शन, बट क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसली बार कर दिया. अब एक चीज और ध्यान रखना, पूरे CPC में कहीं पर भी ये वर्ड यूज नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 में यूज है. एंड ऑल्सो इट इज अ क्रिमिनल लॉ वर्ड. अगर हम देखें तो ये इसका मतलब क्या है? क्रिमिनल वर्ड है ये. तो वाई सिर्फ CPC, और पूरी CPC पढ़ लेना, ये वर्ड नहीं मिलेगा पूरी CPC में कहीं. ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 9 में यूज है. तो यहाँ पे क्यों, मतलब कुछ इसका इंपॉर्टेंस है? ऐसा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट इंपॉर्टेंस नहीं है. उन्होंने यहाँ पे जो क्रिमिनल लॉ में वर्ड होता है कांग्रेस, उसका वहां पे मतलब क्या होता है? जुडिशियल माइंड अप्लाई करना. मजिस्ट्रेट क्या करते हैं वहां पे जब लेते हैं कांग्रेस, तो वो क्या करते हैं? जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, हमें आगे प्राइमा फेसाई कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है. यहाँ पे इसका मतलब नहीं, ये नहीं है. यहाँ पे देखो,
The court shall have jurisdiction to try all the case of civil nature except whose the cognizance is either expressly. इसका मतलब ये है to do or not, to do or not, बस इसका उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, कुछ ऐसा रिलेवेंस नहीं है, वो तो बस जब आपका ये ड्राफ्ट हो रहा था तो दिस वर्ड वाज यूज्ड, बट पूरे सीपीसी में कहीं पर भी यूज नहीं है. सो एक्सप्रेसली बार्ड कैसे आएगा, कुछ स्टैट्यूट बना दिया, ठीक है, बना दिया, उसको पावर दे दी. अब उसको पावर दे दी, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रॉपर्ली पूरी पावर छीन गई सिविल कोर्ट्स की, ऐसा है. अगर आपने कुछ ट्रिब्यूनल्स बना दिए तो इसका मतलब यह है कि सिविल कोर्ट्स की पूरी पावर छिन गई. हाँ, नहीं ऐसा नहीं, मतलब ये है कि कोर्ट की कॉग्निजेंस बार हो सकता है, जैसे 138 नई कोर्ट बना दी गई है, मेरी एग्जीक्यूशन सिविल कोर्ट से करवाई जा सकती है. सर्टेन कुछ पावर्स रहती हैं, कुछ पावर्स रहती हैं, क्योंकि आपके पास जैसे हाई कोर्ट है, वो अपने इनहैंड पावर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रॉपर्ली आपका जो मैटर इनिशिएट होगा वो ट्रिब्यूनल्स में ही इनिशिएट होगा. जब एक चीज के लिए कोई एक आपने चीज खड़ी कर दी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंट के लिए कर दिया, तो अब एनवायरमेंट के केसेस नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो वो ट्रिब्यूनल बनाया ही इसलिए गया है कि वो केसेस वहां पे क्या है, फास्टली एडजुडिकेट हो, उनके अलग वे से. अब वहां पे प्रॉपर जुडिशियल मेंबर्स नहीं होते हैं, कुछ जुडिशियल होते हैं एंड कुछ नॉन जुडिशियल होते हैं, ठीक है, तो उनका प्रॉपर समरी मेथड जो तो समरी वे में होता है, वो सिविल कोर्ट्स की तरह पूरा प्रॉपरली मेथड फॉलो नहीं करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है वहां पे. तो इसलिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या है, एडजुडिकेशन जल्दी से हो जाए. तो ये तो एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब हो गया. व्हाट इज इम्प्लाइडली बार्ड, उसके एग्जांपल्स को दे सकता है. Slightly barred, suppose a court can take a suit up to the limit of 20 lakhs. हाँ, जुरिसडिक्शन ये हो गया, और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, फॉर एग्जांपल कि कोई एक सॉवरेन मैटर है, कोई सिक्योरिटी का मैटर है, सॉवरेन मैटर है, लाइक कुछ बाहर स्टेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो वहां पे फिर अब नहीं जाएगा इस केस में, तो यहाँ पे अब सिविल कोर्ट्स में नहीं जाएगा. दैट इज व्हाट इट मींस कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी का मैटर है, सॉवरेन मैटर है, सिक्योरिटी मैटर्स है, इट विल बार है. और आपने बोला लिमिटेशन पीरियड, बार. अच्छा, आपने बोला जुरिसडिक्शन, अदर एग्जाम्पल कैन बी लिमिटेशन, है ना, रेस जुडिकाटा, ऑर्डर टू, रूल टू, हाँ, रेस जुडिकाटा, लिमिटेशन, ये सब एग्जांपल्स क्या है, इम्प्लाइडली बार कर रहे हैं. और एक्सप्रेसली कैसे बार करें, हमने कोई भी स्टैट्यूट अलग से एक्ट बना दिया. सो दिस इज द थिंग जो एक सेक्शन 9 को क्या कर रहा है, नेगेटिव बना रहा है, और पॉजिटिव क्या बना रहा है कि वो एक्सपैंड कर रहा है जुरिसडिक्शन. समझ में आया कि कैसे पॉजिटिव है, कैसे नेगेटिव है, और कौन से केसेस जा सकते हैं, कौन से नहीं जा सकते हैं, ठीक है. Lastly, the principles laid in Dhulabai versus State of MP. Now, it was a 5-judge bench decision. And Honorable Justice Hidayatullah in this case laid down certain principles. यही जो मैंने आपको बताया कि हम जनरली प्रिज्यूम करते हैं कि जिस कोर्ट के पास गया है उनके पास क्या है, जुरिसडिक्शन है, ठीक है. सेकेंडली, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि जुरिसडिक्शन नहीं है, तो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन दैट पार्टी हु क्लेम्स as per the in evidence principles. Further, उसके बाद any decree which is passed without the jurisdiction will be non quorum judice. उसके बाद अगर आपको जुरिसडिक्शन को हटाना है, बार करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको एक ट्रिब्यूनल या कोई एक अलग कोर्ट लाइक स्पेशल कोर्ट्स भी बनते हैं, ठीक है. ये केसेस जैसे ये तो सिविल मैटर्स है, अब पॉक्सो वगैरह के लिए या जुवेनाइल के लिए हमारे पास जे बोर्ड्स हैं, ठीक है, वो तो क्रिमिनल साइड का हो गया. तो आपको अगर जुरिसडिक्शन बार करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ कोर्ट अलग से बना दो एंड यू नाउ से कि नाउ द केसेस विल गो देयर. जैसे कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट. यस, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट.
3 लाख का जुरिस्डिक्शन उसमें दिल्ली के लिए। तो ये चीज है। और भी प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिविल कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन प्रॉपरली बार हो गया। इनहेरेंट पावर तो तब भी रहेगी। तो अगर इफ एंड बट अगर एट टाइम्स रिक्वायर्ड रहेगा उनकी असिस्टेंस के लिए, तो दे वो अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करके, जैसे कि आपने कहा एग्जीक्यूशन होता है। अब आर्बिट्रेशन के लिए भी जाओगे, आर्बिट्रेशन हो रहा है, अवार्ड पास हो रहा है, तो अवार्ड एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? सीपीसी की तरह, उसमें लिखा हुआ है 36 में एग्जीक्यूशन कैसे होगा? जस्ट लाइक अ सीपीसी, जस्ट लाइक अ डिक्री। सो ये आपका प्रॉपर्ली जुरिस्डिक्शन के ऊपर था कि जुरिस्डिक्शन क्या है? गेटवे है। आप एंटर करते हो, आपको पता होना चाहिए कि सूट कब फाइल होना है, कहाँ फाइल होना है। बेसिस टू डिटरमाइन क्या होगा? प्लेंट होगा। फिर हमने एक चीज ये करी कि अगर जुरिस्डिक्शन आपने गलत जगह पे फाइल कर दिया है तो आपके पास रेमेडीज क्या हो जाती हैं? कोर्ट चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकता है, आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, कोर्ट चाहे तो रिटर्न कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। वेराज बट रिजेक्शन जो है थोड़ा सा हार्श ऑर्डर होता है, तो कोर्ट्स जनरली रिलक्टेंट होते हैं रिजेक्ट करने के, वो अदर मेथड्स यूज करते हैं, राइट। सो उसके बाद हम नेक्स्ट डील करेंगे इश्यूज के साथ। इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अब कोई भी हमें अगर केस एजुडिकेट करना है, हमें पता ही नहीं है कि उसका इशू क्या है, तो हम एजुडिकेट क्या करेंगे? तो इशू का मीनिंग को बता सकता है मुझे यहाँ पे? दिक्कत, डिस्प्यूट और कुछ? मैटर इन क्वेश्चन, मैटर इन डिस्प्यूट, द राइवल कॉन्ट्रडिक्शन, राइवल कंटेंशन, ये बोल सकते हैं। अच्छा, इश्यूज फ्रेम क्यों किए जाते हैं? इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, ताकि दोनों पार्टीज को पता रहे, कि एक्चुअल में मैटर क्या है, हम सॉल्व क्या करने जा रहे हैं। और ये ड्यूटी किसकी होती है इश्यूज बनाने की? जजेस। क्योंकि जनरली तो जैसे पार्टीज जाती है तो वो अपने लिख देती हैं इश्यूज, जो एडवोकेट है वो इश्यूज बना के दे देते हैं, बट ड्यूटी है किसकी? कोर्ट की। ड्यूटी किसकी है? ये कोर्ट की। ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि हम दोनों पार्टीज को बता पाए कि इशू ये है, हमारे जो एविडेंसेस आएंगे इस पे आएंगे, हमें जो एजुडिकेट करना है वो इस पे करना है, ताकि हम ट्रूथ को निकाल पाए कि ट्रूथ क्या है, ताकि जो ट्रायल है वो क्या हो सके, स्मूथ हो सके, दोनों पार्टीज को पता हो कि कंटेंशंस क्या है और एविडेंसेस किस पे देना है। ठीक है। तो मीनिंग अगर देखें, दीज आर द राइवल कंटेंशंस, दीज आर द मैटर इन डिस्प्यूट्स। अब ये अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो ये लॉ का भी हो सकता है, ये फैक्ट भी हो सकता है, और बोथ, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। सो लॉ, एंटायरली लॉ का क्वेश्चन बता सकते हो मुझे कोई? लाइक जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन, इट इज मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ठीक है, समटाइम्स इट इज प्योरली लॉ। तो इसके लिए मैं अभी आपको आऊंगी भी, चलो ये क्वेश्चन अगर आया है तो मैंने इसको अलग से डील भी किया इसलिए क्योंकि कोर्ट ने इस पे कुछ रूलिंग्स दी हैं। वेदर लिमिटेशन इज इश्यू ऑफ फैक्ट और लॉ, राइट। तो ये बिल्कुल 2022 की रूलिंग है, जहां पे उन्होंने इस केस को रेफर भी किया था, सुखबीरी देवी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी साल की है। ठीक है। इस केस में इसको साइट किया था नुस्ली नवेली वादिया वर्सेस आइवरी प्रॉपर्टीज। यहां पे उन्होंने बोला कि लिमिटेशन जो है वो बेसिकली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट एंड लॉ बोथ, लेकिन क्योंकि जो इसका डोमिनेंट नेचर है वो लॉ की तरह है, क्योंकि हमें लिमिटेशन पीरियड अगर देखना है तो हम कैसे देखेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ, हमें लॉ को भी रेफर करना पड़ेगा, लिमिटेशन एक्ट के लॉ को। ठीक है।
लॉ में हम देखेंगे पीछे शेड्यूल में कि क्या टाइम, क्या से क्या ड्यूरेशन, 3 इयर्स है या 1 ईयर है, इसलिए लॉ। और फैक्ट क्यों, क्योंकि हमें फैक्ट्स देखना पड़ेगा, कब कब कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ, तभी हमने इसको बोला कि इट इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। बट जो इसका मेजरली हमें देख के लगता है ना, वो कैसा लगता है कि सिर्फ लॉ का है, ये सिर्फ लॉ का है। हम इसको मेजरली क्या मानते हैं कि लॉ का है, जुरिसडिक्शन एंड लिमिटेशन आर द 2 क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ प्रिलिमिनरी नेचर, ये मानते हैं। तो इस केस में यही चीज हेल्ड हुई थी कि दो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मिक्स्ड नेचर लॉ एंड फैक्ट, बट जो उसका बेसिक नेचर है हमें दिखने में लगता है कि ये क्या है, लॉ का है, एंड समटाइम्स इट इज ट्रीटेड एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज वेल, राइट। So now who has to frame the issues? Court. It is. अच्छा, at what stage it is framed? Stage क्या होती है issues को frame करने की? Completion of hearings. After WS. After WS. First hearing बोल सकते हैं, एंड सबसे पहले आपकी प्लेंट फाइल होती है, फिर आपका रिटन स्टेटमेंट, उसके बाद आपका ऑर्डर 10 में, ये तो आपकी रिटन प्लीडिंग्स हुई ना, प्लेंट दिया वो हुआ, उसके बाद ऑर्डर 10 भी होता है एक, जिसमें आपकी ओरल एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद की जो आपकी स्टेज है वो स्टार्ट होती है, वो आपकी स्टार्ट होती है फर्स्ट हियरिंग। और यहां पे फिर कोर्ट का ड्यूटी बनता है टू फ्रेम द इश्यूज। तो जब आपका इश्यूज फ्रेम हो गया, इसको हम फर्स्ट हियरिंग बोलते हैं। ऑर्डर 14 में है ये, सो ऑर्डर 14 एंड ऑर्डर 15 रिलेट्स टू फर्स्ट हियरिंग, जो ऑर्डर 10 रूल 2 में ओरल एग्जामिनेशन के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टेज में कोई प्रॉब्लम है स्टेज में, ठीक है। सो काइंड ऑफ इश्यूज हमने कर लिए, लॉ, फैक्ट एंड मिक्स्ड। सो व्हाट आर द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द इश्यूज आर फ्रेम्ड? बस फर्स्ट हियरिंग मतलब एंटर अपीयरेंस बोथ पार्टी के, नहीं, अपीयरेंस तो पहले ही हो जाता है, अपीयरेंस तो पहले ही हो जाता है। आप प्लेंट फाइल करते हैं, प्लेंट कहाँ कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट, उसके बाद ऑर्डर 10 रूल 2 की आपकी ओरल एग्जामिनेशन होता है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन किस पार्टी का होगा? जिस पार्टी का कोर्ट को चाहिए और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो आपकी प्लेन में होती भी है, बट कभी कभी आपको ये एग्जामिनेशन इसीलिए ही होता है कि कोर्ट को जो पूछना है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस स्टेज, जो स्टेज होती है ये आपकी फर्स्ट हियरिंग स्टार्ट होगी। व्हेन इट इज डन, अब आपकी फर्स्ट हियरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और जैसे ही इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे, आपका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, सो अब मटेरियल्स क्या क्या होंगे फ्रेम करने के? प्लेंट हो सकता है, WS, ऑर्डर 10 रूल 2 भी, और जब आप ऑर्डर 11 थोड़ा सा पढ़ोगे, ऑर्डर 12 पढ़ोगे, ऑर्डर 13 पढ़ोगे, इसमें हम डिस्कवरीज पढ़ते हैं, इंटेरोगेशन, ये भी इसी दौरान ही होता है, इंटेरोगेशन, डिस्कवरीज, तो उसका भी जो मटेरियल होता है दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू एडजुडिकेट कि इश्यूज क्या बनेंगे। अगर हम ऑर्डर 14 देखते हैं, ऑर्डर 14 के रूल 3 में लिखा हुआ है कि एलिगेशंस मेड ऑन ओथ बाय द पार्टीज और बाय एनी सच पर्संस ऑन देयर बिहाफ मेड बाय द प्लीटर्स, मतलब कि इस कहने का मतलब क्या है? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद जो उसके आंसर्स में इंटेरोगेशंस में आते हैं, दैट इज व्हाट ऑर्डर 11, 12, 13। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय आइदर पार्टीज। तो जो भी आप जब प्लेंट फाइल करते हो, आप एनेक्चर्स में कुछ एविडेंसेस के तौर पे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हो, दैट ये एनेक्चर में है, लिखते हो ना कि इन द एनेक्चर ए, एनेक्चर बी, एनेक्चर सी, तो वो भी यूज हो जाता है टू एडजुडिकेट कि इश्यूज क्या बनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओमिशन टू फ्रेम इशू, तो ये तो हमने मटेरियल देख लिया कि क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। फिर हमने ये भी देख लिया कि इश्यूज होते क्या हैं, जो एक पार्टी का डिस्प्यूट है दूसरी पार्टी से, ठीक है, तो वो आपके इश्यूज बन जाएंगे, अब इश्यूज भी बन गए, हमने मटेरियल भी देख लिया कि इशू कैसे बनता है, कौन बनाता है, ये हमने सब देख लिया। बट अगर ओमिट हो गया कोई इश्यू बनाना, आपको इश्यू बनाना था वो, बट वो नहीं बना, तो क्या होगा?
तो क्या वो जो ट्रायल है विशेड हो जाएगा? Until there is a grave injustice. हाँ, तो नहीं हो, हाँ राइट राइट, तो क्या करा जाएगा? एडिशनल इश्यूज में भी फ्रेंड, एडिशनल। और अगर आप जब अपील पढ़ेंगे, अगर अपीलेट कोर्ट के पास जा रहे हो तो उनके पास पावर होती है रिमांड करने की भी, या तो वो खुद इश्यू बना के क्या कर दे नीचे, या वो भेज दे कि आप फिर से बनाइए, ठीक है। तो ये इट इज नॉट अ ग्रेव इनजस्टिस, एडिशनल इश्यूज जो है बन जाते हैं। लास्टली प्रिलिमिनरी इश्यूज। अब ये क्या इश्यूज होते हैं? ये होते हैं इश्यूज जैसे कि एक तो आपके बेसिकली ऑन लॉ, जैसे कि जुरिसडिक्शन, एंड जैसे कि हम लिमिटेशन भी देखते हैं कि इसका नेचर जो है लॉ की तरह ही है। हाँ, एंटरटेनमेंट। अब किसी के पास लिमिटेशन पीरियड से ये बाढ़ ही है, ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया, इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया ऑन दिस इश्यू, प्रिलिमिनरी इश्यू की डिस्पोज ऑफ कर दिया, बाकी इश्यूज को एडजुडिकेट ही नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है? इसको डिस्पोज करेंगे, बाकी एडजुडिकेट करेंगे। हाँ, जनरल रूल इज दिस कि आपके जितने इश्यूज हैं कोर्ट को क्या करना है, डिसीजन देना है हर इशू पर। बट क्या होता है मेजरली केसेस में, अगर आपका जुरिसडिक्शन का इशू है, लिमिटेशन इज बार्ड, जब इनिशिएशन स्टेज पर यही बार्ड है तो कोर्ट क्या करता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है यहीं पर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, अगर ये अपील में गया और अपील में ये लगता है कि नहीं जुरिसडिक्शन तो था क्या, लिमिटेशन तो था, अब फिर वापस रीट्रायल में आएगा, वापस रिमांड होएगा। तो अगर हर इशू के ऊपर उसी टाइम पर एडजुडिकेशन हो जाता तो मटेरियल वहीं कलेक्ट होता और हाई कोर्ट में जाने के बाद उसको रीट्रायल में ना आना पड़ता। तो अगर आप ऑर्डर 14 का रूल 2 पढ़ोगे तो जनरल रूल में यही है दैट कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि जितने इश्यूज फ्रेम हुए हैं सब पर आप जजमेंट जो है पास करो, सब पे जजमेंट पास करो। बट कोर्ट हैज डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, वो अगर चाहे तो प्रिलिमिनरी इश्यूज पे क्या कर सकते हैं, जजमेंट देकर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। बट उसमें यही प्रॉब्लम आती है, अपील में जाएगा, अगर वो हो गया तो आपको रीट्रायल के लिए भेजना पड़ेगा, तो आपको रीट्रायल के लिए भेजना पड़ेगा। तो जैसे कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में होता है कि स्ट्राइक ऑफ, सुना है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में स्ट्राइक ऑफ, ऐसे इश्यूज में भी होता है। अगर कोई इशू ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था, कोर्ट के पास पावर है कि आप उसको स्ट्राइक भी कर सकते हैं, आप उसको स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो और ऐड करना है तो बताया ही, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इश्यूज एज वेल, लिमिटेशन पीरियड वी हैव डन।